अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11.1, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी शर्त जो है, नेसेसरी कंडीशन, वो क्या है। The sensation of sound produced on our ear only when an object vibrates about its mean position. So the necessary condition for the production of sound is vibration of a body. तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही हो और किसी न किसी मीडियम जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और आम तौर पर जो मीडियम होता है वो हवा होती है। हवा के ज़रिए जो है हम एक दूसरे की आवाज़ जो है या डिफरेंट किस्म की जो साउंड्स हैं डेली लाइफ में वो हम सुन सकते हैं। तो मीडियम का होना ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही हो। So these are necessary conditions for the production of sound. Second question है question number 11.2, what is the effect of medium on the speed of sound, in which medium sound travel faster, air, solid or liquid. Justify your answer. स्पीड ऑफ साउंड पे मीडियम का क्या इफेक्ट होता है और एयर, सॉलिड और लिक्विड में से साउंड किस मीडियम में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। तो साउंड जो है हमें पता है कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, सो मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उस मटेरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतनी उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, वो एक एटम से दूसरे एटम में तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। तो इसलिए अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा कर दी जाए तो नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होने की वजह से जो साउंड एनर्जी है वो एक एटम से दूसरे एटम में तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो भी लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। डेंसर मीडियम ट्रांसमिट एनर्जी मोर क्विकली एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। Question number 11.3, how can you prove the mechanical nature of sound by a simple experiment। एक एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव करना है कि जो नेचर ऑफ साउंड है वो मैकेनिकल है, यानी साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो इसके लिए हम ये जो बेल और जार वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने एक जार लेना है, उसके अंदर बेल हैंग करनी है और बेल को आपने इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए बैटरी से अटैच करना है और जार के बॉटम पे आपने वैक्यूम पंप जो है वो अटैच करना है ताकि हम जो एयर है उसको जार से बाहर निकाल सकें या जार के अंदर डाल सकें। टेक अ जार विद द होल एट द बॉटम, अटैच वैक्यूम पंप एट द बॉटम ऑफ जार एंड पुट अ बेल इनसाइड द जार। जार के बॉटम पे वैक्यूम पंप अटैच करना है और एक बेल जो है वो जार के अंदर हमने हैंग करनी है। क्लोज द जार विद द कॉर्क एंड अटैच बेल विद द बैटरी। बेल को बैटरी से अटैच कर देना है। बेल विल स्टार्ट रिंगिंग एंड यू विल हियर द साउंड। और बेल बजना शुरू हो जाएगी और आपको साउंड सुनाई देगी। नाउ स्टार्ट रिलीजिंग द एयर थ्रू वैक्यूम पंप। अब हम क्या करेंगे,
वैक्यूम पंप से आहिस्ता आहिस्ता साउंड को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, साउंड विल बिकम फीबल एज द एयर इज रिमूव फ्रॉम द जार। और क्योंकि जो एयर है वो हम मूव कर रहे हैं जार से, तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए अब साउंड आपको कम सुनाई देगी, धीमी हो जाएगी, साउंड आपको सही तरह सुनाई नहीं देगी। एंड व्हेन ऑल द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द जार यू विल हियर नो साउंड। और जब सारी हम बाहर निकाल लेंगे वैक्यूम पंप से, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। बेल बज रही होगी लेकिन आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट साउंड वेव्स are mechanical in nature. These waves require medium for their propagation. Question number 11.4. What do you understand by longitudinal waves? Describe the longitudinal nature of sound waves. Longitudinal waves को define करना है और sound की जो nature है उसको हमने explain करना है कि sound जो है वो भी longitudinal waves होती हैं। Those waves, पहले हम ये जो longitudinal waves हैं इसकी definition लिखेंगे। Those waves in which particles of medium vibrate parallel to the motion of waves are called longitudinal waves. वो wave जिनमें जो particle of medium है वो waves के साथ साथ आगे पीछे move करते हैं उन्हें हम longitudinal waves कहते हैं। These waves move with the help of compressions and rarefactions. और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बिकॉज साउंड आल्सो ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। तो साउंड जो है वो भी कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की मदद से ट्रेवल करती है, तो इसलिए साउंड वेव जो हैं वो भी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के आगे जो हवा होती है उसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं और इस तरह हमारी आवाज़ जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचती है। When we speak, compressions and rarefactions are formed in air. Pressure also changes during compression and rarefaction. कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान जो प्रेशर है वो भी चेंज होता है। कंप्रेशंस में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और रेयरफेक्शन के दौरान प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह आपने नेचर ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11.5। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजन टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। तो हमने 3 ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी हैं जिनसे ये प्रूव होगा कि साउंड जो है वो वेव्स है, साउंड इज अ वेव। तो इसमें जो फर्स्ट आपने रीज़न लिखनी है वो ये है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ओबेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह साउंड जो है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी ओबे करती है, फॉलो करती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ओबेज द लॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। इसी तरह साउंड जो है वो डायफ्रैक्शन को भी जो फॉलो करती है, लॉज ऑफ डायफ्रैक्शन को भी ओबे करती है। यानी साउंड जो है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैनिफेस्ट करती है, तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है ये शो करती है साउंड एनर्जी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो है वो भी वेव्स हैं। साउंड एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को फॉलो करती है। Question number 11.6. We know that waves manifest phenomena of reflection, refraction and diffraction. Does sound also manifest these characteristics? वेव की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन होती हैं। तो क्या साउंड जो है वो भी इन प्रॉपर्टीज़ को शो करती है? साउंड की भी यही करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या नहीं होती, ये हमने बताना है। ऑल द वेव्स मैनिफेस्ट मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। जितनी भी वेव्स हैं वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं।
Sound is a form of energy and it propagates in the form of waves. साउंड जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए साउंड जो है उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि एक वेव की होती हैं, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। Next, question number 11.7. What is difference between the loudness and intensity of sound? Derive the relation between the two. Loudness और intensity का difference बताना है आपने और इन दोनों के दरमियान जो relation होता है वो बताना है। तो पहले हम loudness को define करेंगे। Loudness is the characteristic of sound by which we can differ between loud and faint sound. वो करेक्टरिस्टिक जिससे हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो लाउड है या फेंट है, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है और फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे डिपेंड करती है। इसी तरह हमने पढ़ा था लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी पे, वो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पहले आपने डिफाइन करना है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी यूनिट एरिया में से एक सेकंड में जितनी साउंड वेव्स पास होती हैं उसे हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। Intensity of sound is a physical quantity and it depends on amplitude of sound. Intensity of sound जो है वो physical quantity है और ये amplitude पे depend करती है। जो loudness है ये physical quantity नहीं है, लेकिन intensity जो है वो physical quantity है। और intensity की जो unit है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। intensity की unit होती है watt per meter square और loudness को हम decibel में measure करते हैं। नेक्स्ट हमने जो रिलेशन है बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी वो बताना है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे L इज प्रोपोर्शनल टू log I और L इक्वल टू K log I। Next, question number 11.8. On which factor does loudness of sound depend? Loudness of sound किन factors पे depend करती है? तो number 1 loudness depend करती है the amplitude of vibrating body. Loudness depends on area of the vibrating body. Loudness depend on distance from the vibrating body. इन तीनों फैक्टर्स पे लाउडनेस डिपेंड करती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.9. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड? नेम द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल को आपने डिफाइन करना है और उसकी यूनिट का नाम लिखना है आपने। तो इंटेंसिटी लेवल को हम डिफाइन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल साउंड या फिर साउंड लेवल भी कह सकते हैं। दो लाउडनेस का जो डिफरेंस है उसे हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं एंड इट्स यूनिट इज डेसिबल। बेल या फिर डेसिबल। बेल बड़ी यूनिट है और डेसिबल में हम यूजुअली इसको मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट है डेसिबल। Question number 11.10. Why do we use the logarithmic scale to describe range of sound intensities we hear? Logarithmic scale जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं intensities को measure करने के लिए? Human ear can hear wide range of intensities. Human ear जो है वो हमने पढ़ा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड्स हैं वो हम सुन सकते हैं। Sound intensity level on a linear scale is not convenient for us. जो linear scale होता है उसके ज़रिए हम sound intensity को measure नहीं कर सकते, क्योंकि linear scale पे जो sound intensities की value हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, उनको लिखना बड़ा मुश्किल होता है।
तो 10 की पावर्स में होती हैं साउंड इंटेंसिटीज जो होती हैं। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम एक बहुत बड़े नंबर को आसानी से एक कम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक स्केल जो है वो यूज़ करते हैं साउंड इंटेंसिटीज को मेजर करने के लिए। इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10, और इंटेंसिटीज जो हैं वो 10 की पावर के ज़रिए जो है वो इंक्रीज होती हैं। बाय यूजिंग दिस स्केल साउंड लेवल कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला, और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट, और इसका आंसर हमारे पास डेसिबल में आएगा। तो इंटेंसिटीज जो हैं उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, और उसको मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा गया है डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए। और इस लॉगरिथमिक स्केल का फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम आसानी से स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल फिगर में लिख सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी और पिच का डिफरेंस बताना है। तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिफर बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। पिच के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो आवाज़ है वो श्रिल है या ग्रेव है, ठीक है या मोटी है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड जो है वो श्रिल हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच जो है वो ग्रेव, साउंड जो है वो ग्रेव हो जाती है। पिच हाई हो जाती है तो साउंड जो है वो श्रिल होगी, और अगर पिच लो होगी तो साउंड जो है वो ग्रेव होगी। साउंड while number of waves passing through a unit area in unit time is called frequency। इसी तरह आगे आपने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किसी एरिया में से जितनी पास हो रही होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड्स करती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11.12, डिस्क्राइब द चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होता है, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी का पिच पे क्या इफेक्ट होता है। A body vibrating with large amplitude produces large sound. लाउड साउंड ये हमने पढ़ा था लाउडनेस के जब फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने इस फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया था कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हो जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतनी साउंड जो है वो लाउड हो जाएगी, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट्स वायर्स मोर वायलेंटली। सितार की जो वायर्स हैं उनको अगर हम ज़्यादा ऊपर प्लग करेंगे, खींचेंगे, तो उससे उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा और लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अ साउंड विद हाई पिच हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। यानी साउंड जो है, पिच, साउंड की जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन। बच्चों की और औरतों की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी और पिच है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। Question number 11.13, if the pitch of sound is increased, what are the changes in the following? पिच को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मंदरजा झैल में से कौन सी क्वांटिटी जो है उस पर इफेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड।
पहले हम पॉइंट ए को डिस्कस करेंगे। इफ द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल आल्सो इंक्रीज। पिच को अगर हम इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। विद द इंक्रीज ऑफ पिच वेवलेंथ ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस। लेकिन पिच को इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वहाँ से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी, पिच इंक्रीज होगी, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लेकिन पिच जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ पिच ऑफ साउंड। इसलिए अगर हम पिच को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। Next question number 11.14. If we clap or speak in front of building while standing at a particular distance, we rehear our sound after some time. Can you explain how does this happen? अगर हम एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लैप करते हैं या बोलते हैं तो हमें हमारी आवाज़ जो है वो कुछ देर के बाद दोबारा सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने पढ़ा था कि अगर हम बिल्डिंग के सामने खड़े होकर क्लैप करते हैं, स्पीक करते हैं, तो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और वही साउंड हमें दोबारा सुनाई देती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम कहते हैं एको, यानी गूंज। और एको जो है वो हमें कितनी देर बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकंड के बाद। और जो डिस्टेंस है यूज़र का और बिल्डिंग का या ऑब्स्टैकल का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। टू हियर इको मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टैकल एंड साउंड सोर्स should be 17 meter and time interval must be at least 0.1 second. Last question है question number 11.15. What is the audible frequency range for human ear? Does this age vary with age of people? Explain. तो ये कल वाले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है। Human ear can send sound waves of frequency 20 Hz to 20,000 Hz. तो इस रेंज को हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं, 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक। 20 Hz से कम फ्रिक्वेंसी वाली साउंड भी हम नहीं सुन सकते। इसी तरह 20,000 Hz से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो साउंड्स हैं वो भी हम नहीं सुन सकते। दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल। ये रेंज उम्र के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। एट द एज ऑफ 60 ईयर इट बिकम्स 20 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज। 60 ईयर की एज में ये जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये सारे रिव्यू क्वेश्चन जो हैं ये आपने नीट कॉपी पे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। लर्न एंड राइट ऑल दीज रिव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन योर नीट नोटबुक। ओके, अल्लाह हाफिज़।